राकेश, आप एक रहस्यमयी चेहरे की बात करने वाले थे। वो कौन सा चेहरा है? हाँ निधि, ये चेहरा है बिहार की राजनीति का, जहां एक हत्याकांड, जाली दस्तावेज और सत्ता के शीर्ष तक का सफर एक साथ जुड़ता है। ये कहानी है वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। अरे वाह, उप मुख्यमंत्री, रहस्यमयी। ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है राकेश। और दिलचस्प बात यह है कि 1995 के एक हत्याकांड में उनका नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन पर आयु बदलने का भी आरोप है। क्या? आयु बदलने का आरोप? ये कैसे संभव है? देखो निधि, 1996 में उन्होंने कोर्ट में एक स्कूल प्रमाण पत्र पेश कर खुद को नाबालिग बताया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 3 साल बाद 1999 में वो बिहार सरकार के कृषि मंत्री बन गए। ये कैसे हो सकता है? मंत्री बनने के लिए तो कम से कम 25 साल की उम्र चाहिए होती है ना? बिल्कुल, यही तो इस पूरे मामले का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर 1996 में वो नाबालिग थे, तो 1999 में मंत्री बनने की उम्र उन्होंने कैसे पूरी कर ली? ये तो सच में बहुत बड़ा सवाल है। और तो और निधि, उनकी उम्र समय समय पर बदलती रही है। 2010 के चुनाव में उन्होंने एक उम्र बताई, 2020 के चुनाव में दूसरी उम्र बताई। गणित के हिसाब से देखें तो ये असंभव सा लगता है। अरे बाप रे, यानी उनकी उम्र समय के साथ घटती बढ़ती रहती है। ये तो कोई जादू की कहानी लग रही है। अरे जादू नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे। हम देखेंगे कि कैसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। तो क्या इस मामले की कोई जांच भी हुई? क्या उन्होंने इन आरोपों का जवाब दिया? जी हाँ, जन स्वराज नामक संगठन ने इन आरोपों को सामने लाया और राज्यपाल से जांच की मांग की। सम्राट चौधरी ने इन आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। वाह, ये तो और भी रोमांचक हो गया। तो क्या ये सच में राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर कोई सच्चाई है? यही तो हम अगले भागों में जानेंगे निधि। अगले भाग में हम 1995 के उस रहस्यमय हत्याकांड की पूरी कहानी, जाली दस्तावेजों का पूरा सच, न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले और राजनीतिक गलियारों में उसकी गूंज, ये सब जानेंगे। बस जल्दी बताइए राकेश, मैं तो अब बहुत उत्सुक हो गई हूँ। धैर्य रखो निधि। अगले भाग में हम इस रहस्य की परतें एक एक कर खोलेंगे। ये कहानी जितनी रोचक लग रही है, उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। ठीक है राकेश, मैं अगले भाग का बेसब्री से इंतजार करूंगी। ये तो सच में थ्रिलर फिल्म जैसा रोमांचक है। निधि, पिछले भाग में हमने आरोपों का सारांश समझा। अब हम 1995 में घटित उसी भीषण तारापुर हत्याकांड की गहराई में जाएंगे, जो इस पूरे विवाद की जड़ है। अरे हाँ राकेश, मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बताइए, ये पूरी कहानी कैसे शुरू हुई? निधि, 29 मार्च 1995 का वो काला दिन था, जब मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र में एक सामूहिक हत्याकांड हुआ था। हाँ राकेश, ये तो बहुत दुखद घटना थी। आखिर हुआ क्या था उस दिन? देखो निधि, विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान कांग्रेस की उम्मीदवार सच्चिदानंद सिंह अपने 5 समर्थकों के साथ मतगणना केंद्र जा रहे थे। इसी दौरान लोना परसा गांव के बीच नवटोलिया के पास घात लगाए हमलावरों ने बमों और गोलियों से हमला कर दिया। 7 लोगों की हत्या, ये तो बहुत भीषण हिंसा थी। इस मामले में सम्राट चौधरी का नाम कैसे आया? इस हत्याकांड में सम्राट चौधरी समेत कुल 33 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दर्ज किया गया था। दारोगा थाना क्रमांक 44/1995 के तहत ये मामला दर्ज किया गया। हैरानी की बात यह है कि इस हिंसा के अगले ही दिन हुई मतगणना में सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी विधायक चुने गए। क्या? तो इसका मतलब है कि हिंसा के बावजूद उन्हें राजनीतिक सफलता मिल गई? हाँ बिल्कुल, सबूत यही दिखाते हैं। और असली राजनीतिक सफलता हमेशा जनता के हाथ में रहती है, क्योंकि सम्राट चौधरी को जनता ने बनाया है। निधि, अब हम 1996 की उस महत्वपूर्ण घटना पर आते हैं, जब इस मामले ने एक नया मोड़ लिया। 24 अप्रैल 1996 को अदालत में कुछ दस्तावेज पेश किया गए, जिनमें सम्राट चौधरी की जन्म तिथि 1 मई 1981 दर्शाई गई थी। 1 मई 1981? मतलब हत्याकांड के वक्त उनकी उम्र महज 14 वर्ष होती थी, यानी वो नाबालिग थे? बिल्कुल सही।
आरोप है कि उन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक एडमिट कार्ड अदालत में पेश किया था, जिसमें उनका नाम सम्राट चंद्र मौर्य, पिता का नाम शकुनी चौधरी और जन्म तिथि 1 मई 1981 दर्ज थी। इस दस्तावेज के आधार पर अदालत ने उन्हें नाबालिग मानते हुए जमानत दे दी। लेकिन राकेश, क्या सिर्फ एक एडमिट कार्ड के आधार पर इतनी गंभीर आरोपों से राहत मिल सकती है? और क्या ये दस्तावेज वैध था? ये तो माननीय अदालत का फैसला है। अब हम 1999 की उस महत्वपूर्ण घटना पर आते हैं जब सम्राट चौधरी को बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया। लेकिन यहीं से उनकी उम्र को लेकर दूसरा बड़ा विवाद शुरू हुआ। क्या हुआ था उस समय? दरअसल भारतीय संविधान के मुताबिक मंत्री बनने की न्यूनतम उम्र 25 साल होती है। तो जब ये सवाल उठा कि सम्राट चौधरी उम्र मापदंड पर खरे नहीं उतरते, तो तत्कालीन राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी ने उन्हें मंत्री पद से हटा दिया था। अच्छा, तो ये दूसरी बार हुआ जब उनकी उम्र विवादों में आई। 1996 में उन्होंने खुद को 14 साल का बताया था और 1999 में मंत्री बनने के लिए कम से कम 25 साल का होना जरूरी था। ये कैसे संभव हुआ? बिल्कुल सही सवाल। गणित साफ दिखाता है कि अगर 1996 में वो 14 साल के थे तो 1999 में उनकी उम्र 17 साल होनी चाहिए थी, जबकि मंत्री बनने के लिए 25 साल की न्यूनतम उम्र जरूरी थी। ये 8 साल का अंतर एक बहुत बड़ी विसंगति पैदा करता है। अब हम इस कालक्रम के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आते हैं, 2003 का सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला। इस साल सर्वोच्च न्यायालय ने परबता विधानसभा सीट का उनका चुनाव आयु संबंधित दस्तावेजों में गड़बड़ी के आधार पर रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय तक? ये तो बहुत गंभीर मामला है। आखिर कोर्ट ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि आयु साबित करने के लिए दिए गए दस्तावेज जाली पाए गए हैं। ये न्यायिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण फैसला था, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी उच्चतम न्यायालय ने उनके दस्तावेजों को जाली करार दिया था। तो क्या ये कहना सही होगा कि न्यायपालिका ने भी उनके दस्तावेजों को वैध नहीं माना? अब हम इन सभी वर्षों में उनकी उम्र में आई विसंगतियों का गहन विश्लेषण करते हैं। जन स्वराज पार्टी के अनुसार 2010 के विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी ने अपनी उम्र 28 साल लिखी थी, जबकि 2020 के विधान परिषद चुनाव में उन्होंने अपनी उम्र 51 साल बताई। 2010 में 28 साल और 2020 में 51 साल, यानी 10 साल में उनकी उम्र में सिर्फ 23 साल का इजाफा हुआ। ये तो और भी जटिल हो गया। बिल्कुल। गणित के इस सरल समीकरण से साफ जाहिर होता है कि उनके द्वारा विभिन्न समय पर दी गई उम्र के बीच गंभीर विसंगतियां हैं। 2010 में 28 साल और 2020 में 51 साल, ये 10 साल में 23 साल की बढ़ोतरी दर्शाता है, जो कि असंभव है। लेकिन राकेश, क्या कोई व्यक्ति इतनी बार अपनी उम्र बदल सकता है और कानून इसकी इजाजत देता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा अदालत में जाली दस्तावेज पेश करना एक गंभीर अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 463 और 465 के तहत इसके लिए सजा का प्रावधान है। तो क्या सम्राट चौधरी पर इन धाराओं के तहत केस चल सकता है? टेक्निकली हाँ, लेकिन ये एक जटिल कानूनी मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही 2003 में उनके दस्तावेजों को जाली करार दे दिया था, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण न्यायिक रिकॉर्ड है। और इससे उनकी राजनीतिक योग्यता पर सवाल नहीं उठता है? बिल्कुल उठता है। यही कारण है कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन स्वराज पार्टी ने इस मामले को फिर से उठाया है। उन्होंने सम्राट चौधरी की तत्काल बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग की है। उनकी क्या स्पेसिफिक मांगे हैं और सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? जन स्वराज पार्टी की मुख्य मांगे हैं, पहला, सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री पद से तुरंत हटाया जाए। दूसरा, 1995 के हत्याकांड मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और तीसरा, लोकतंत्र और कानून के शासन में जनता के विश्वास को बहाल करने के लिए उचित जांच की जाए। वहीं सम्राट चौधरी ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। तो कुल मिलाके ये एक बहुत लंबा और जटिल मामला है जो 1995 से चला रहा है। निधि, अब हम इस पूरे मामले के सबसे महत्वपूर्ण पहलू मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने के तरीके पर गहराई से चर्चा करेंगे। सम्राट चौधरी के मामले में आयु के दस्तावेजों में जो विसंगतियां हैं, उनका विश्लेषण हमें एक स्पष्ट पैटर्न दिखाता है। राकेश, क्या आप समझा सकते हैं कि आयु के दस्तावेजों में हेराफेरी का ये मोडस ऑपरेंडी वास्तव में क्या है? देखो निधि, इस मामले में मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका 3 चरणों में स्पष्ट दिखता है। पहले चरण में 1996 में अदालत में नाबालिग साबित होने के लिए जन्म तिथि 1 मई 1981 बताई गई। दूसरे चरण में 1999 में मंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होना जरूरी था। तीसरे चरण में अलग अलग चुनावों में अलग अलग आयु बताई गई।
यानी समय और जरूरत के हिसाब से आयु बदलती गई। ये तो बहुत व्यवस्थित तरीके से किया गया लगता है। बिल्कुल सही। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति लगती है। जब जेल जाना था तो नाबालिग बने, जब मंत्री बनना था तो उम्र बढ़ा ली। अब हम गणित के जरिए इन विसंगतियों को समझते हैं। 2010 के विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी ने अपनी आयु 28 वर्ष बताई थी, जबकि 2020 के विधान परिषद चुनाव में उन्होंने अपनी आयु 51 वर्ष बताई थी। 2010 में 28 साल और 2020 में 51 साल, मतलब 10 साल में 23 साल की बढ़ोतरी। ये तो गणित के मूल नियमों के विपरीत है। बिल्कुल सही। अब 1996 के संदर्भ में देखें। अगर 1996 में वे नाबालिग थे, यानी 18 वर्ष से कम, तो 2020 में उनकी आयु 42 वर्ष से कम होनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने 2020 में अपने आयु 51 वर्ष बताई, जो कि 9 से 10 वर्ष का अंतर दर्शाता है। ये तो बहुत बड़ी विसंगति है। क्या इसके लिए कोई तार्किक व्याख्या हो सकती है? कोई तार्किक व्याख्या संभव नहीं दिखती। या तो 1996 में झूठ बोला गया था, या फिर बाद के वर्षों में आयु गलत बताई गई। दोनों ही स्थितियां गंभीर चिंता का विषय हैं। अब हम विभिन्न वर्षों में दिए गए डॉक्यूमेंट्स में आयु का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ये डेटा बहुत कुछ स्पष्ट कर देगा। 1996 एडमिट कार्ड, जन्मतिथि 1 मई 1981, यानी आयु 14 से 15 वर्ष। 2010 विधानसभा चुनाव, आयु 28 वर्ष, यानी जन्म वर्ष लगभग 1982। 2020 विधान परिषद चुनाव, आयु 51 वर्ष, यानी जन्म वर्ष 1969। ये तो और भी जटिल हो गया। 3 अलग-अलग दस्तावेजों में 3 अलग-अलग जन्म वर्ष। निधि, अब हम एक और गंभीर विवाद की ओर बढ़ते हैं। 1999 का शिल्पी गौतम हत्याकांड। ये पटना का एक ऐसा रहस्यमय कांड है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। शिल्पी गौतम मामला, क्या ये वही केस है जहां एक कार में 2 युवकों के शव मिले थे? हाँ, बिल्कुल वही केस। 4 मार्च 1999 को पटना के एक होटल से शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाश एक कार में मिली थी। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि इस मामले में सम्राट चौधरी का नाम भी आया था और सीबीआई ने उनसे सैंपल लिए थे। क्या सम्राट चौधरी का नाम इस केस में भी आया था? ये तो बहुत गंभीर आरोप है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि अभी तक इस मामले में उन पर कोई आधिकारिक आरोप साबित नहीं हुआ है, लेकिन नाम आना अपने आप में चिंताजनक है। अब हम एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं, शैक्षणिक योग्यता पर सवाल। सम्राट चौधरी ने अपने चुनावी हलफनामों में अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं दर्ज कराई हैं। क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता में क्या विसंगतियां हैं? जी हाँ, कुछ चुनावी हलफनामों में उन्होंने स्नातक की डिग्री दर्ज कराई है, जबकि अन्य में सिर्फ इंटरमीडिएट यानी 12वीं कक्षा पास बताया है। इस तरह की विसंगतियां शैक्षणिक दस्तावेजों में भी देखने को मिलती हैं। तो क्या शैक्षणिक दस्तावेजों में हेराफेरी के आरोप हैं? आरोप तो यही है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अभी तक किसी अदालत ने शैक्षणिक योग्यता को लेकर कोई फैसला नहीं दिया है। हाँ, आयु के दस्तावेजों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने 2003 में स्पष्ट टिप्पणी की थी। अब तकनीकी पक्ष की बात करते हैं। फोरेंसिक विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी दस्तावेज की जांच में कई पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। कागज की क्वालिटी, प्रिंटिंग स्टाइल, सील और सिग्नेचर की ऑथेंटिसिटी आदि। तो क्या सम्राट चौधरी के दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच हुई थी? 2003 के सर्वोच्च न्यायालय के मामले में न्यायाधीशों ने टिप्पणी की थी कि पेश किए गए दस्तावेज संदिग्ध लगते हैं और उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। हालांकि विस्तृत फोरेंसिक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। मतलब अदालत ने खुद माना कि दस्तावेज संदिग्ध हैं। जी हाँ, न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा था कि आयु साबित करने वाले दस्तावेज विश्वसनीय नहीं लगते। भारतीय कानून में दस्तावेजी सबूतों के लिए कड़े मानक निर्धारित हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 से 86 तक दस्तावेजी सबूतों के बारे में विस्तृत प्रावधान है। क्या कानून दस्तावेजों में हेराफेरी के लिए सजा का प्रावधान करता है? बिल्कुल। भारतीय दंड संहिता की धारा 463, 464 और 465 में जालसाजी के लिए सजा का प्रावधान है। धारा 465 के तहत जाली दस्तावेज बनाने पर 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो क्या सम्राट चौधरी पर इन धाराओं में केस चल सकता है? तकनीकी रूप से हाँ, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि अभियोजन पक्ष कितने मजबूत सबूत पेश कर पाता है। इन सभी विसंगतियों का राजनीतिक प्रभाव बहुत गहरा है। जनस्वराज पार्टी ने इन आरोपों को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की और कार्यवाही की मांग की। आम जनता की क्या प्रतिक्रिया है इन आरोपों पर?
जनता का एक वर्ग का मानना है कि यह राजनीतिक विरोधियों का हमला है, जबकि दूसरा वर्ग मानता है कि इतने गंभीर आरोपों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों से पारदर्शिता की उम्मीद की जाती है। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से कहीं आगे की बात है। बिल्कुल, ये मामला लोकतंत्र में पारदर्शिता, जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही और कानून के शासन से जुड़ा हुआ है। आम जनता का अपने नेताओं पर विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। निधि, अब हम इस मामले के राजनीतिक पहलू पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जन स्वराज पार्टी की ओर से राज्यपाल को दिए गए ज्ञापन की। हाँ राकेश, मैंने सुना है कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने इस मामले में कड़ी कार्यवाही की मांग की है। आखिर उनकी क्या मांगे हैं? जन स्वराज पार्टी ने राज्यपाल के समक्ष 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। पहली मांग, सम्राट चौधरी को तत्काल प्रभाव से उप मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। दूसरी मांग, 1995 के तारापुर हत्याकांड मामले में उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। तीसरी मांग, आयु के दस्तावेजों में हेराफेरी की स्वतंत्र जांच कराई जाए। ये तो बहुत स्पष्ट और सीधी मांगे हैं। क्या उन्होंने इन मांगों के पीछे कोई विशेष कारण बताया है? जन स्वराज पार्टी ने अपने तर्क में कहा है कि जनप्रतिनिधियों से उच्च नैतिक मानकों की अपेक्षा की जाती है। उनका कहना है कि इतने गंभीर आरोपों के बाद भी सम्राट चौधरी का उप मुख्यमंत्री पद पर बने रहना लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। क्या उन्होंने इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत भी पेश किए हैं? जी हां, उन्होंने विभिन्न वर्षों के चुनावी हलफनामे, अदालती दस्तावेज और अन्य आधिकारिक रिकॉर्ड्स का हवाला दिया है। इन दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने आयु में विसंगतियों को साबित करने का दावा किया है। अब हम दूसरी तरफ की बात करते हैं। सम्राट चौधरी ने इन सभी आरोपों को सख्ती से खारिज किया है। उनका कहना है कि यह विपक्षी दलों की राजनीतिक साजिश है। उन्होंने अपने बचाव में क्या तर्क दिए हैं? सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रशांत किशोर के पास कोई नया मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह पुराने और निबट चुके मामलों को उछाल रहे हैं। उनका दावा है कि अदालत ने पहले ही इन मामलों में उन्हें बरी कर दिया था। लेकिन राकेश, क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनाव रद्द किया जाना भी कोई छोटी बात है? यहाँ पर हमें राजनीतिक संदर्भ को समझना होगा। सम्राट चौधरी बिहार की वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन पर लगे आरोपों का सीधा असर सरकार की छवि पर पड़ सकता है। तो क्या ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि गहरा राजनीतिक भी है? बिल्कुल, इस मामले के 3 प्रमुख राजनीतिक पहलू हैं। पहला, सत्तारूढ़ दलों की छवि प्रबंधन की चुनौती। दूसरा, विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा। तीसरा, जनता के विश्वास को बनाए रखने की जद्दोजहद। ये तो बहुत जटिल राजनीतिक समीकरण बन गया है। इस मामले का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पहलू भी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 मंत्रियों की नियुक्ति और पद से हटाए जाने के प्रावधानों को परिभाषित करता है। क्या संविधान में मंत्रियों के खिलाफ आरोपों की स्थिति में कोई विशेष प्रावधान है? संविधान में सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन नैतिकता के मानदंडों के आधार पर मंत्रियों से त्यागपत्र की अपेक्षा की जाती है। कई बार उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर टिप्पणी की है। अब हम बात करते हैं इस मामले की बिहार की राजनीति पर संभावित प्रभाव की। बिहार की राजनीति पहले से ही बहुत जटिल और प्रतिस्पर्धी रही है। क्या इस मामले का असर आने वाले चुनावों में देखने को मिल सकता है? निश्चित रूप से इसके 3 संभावित प्रभाव हो सकते हैं। पहला, सत्तारूढ़ गठबंधन को राजनीतिक नुकसान। दूसरा, विपक्ष के लिए चुनावी मुद्दा। तीसरा, मतदाताओं के व्यवहार में परिवर्तन। क्या इससे सरकार की स्थिरता भी प्रभावित हो सकती है? बिहार में गठबंधन राजनीति का बहुत महत्व है। सम्राट चौधरी की पार्टी वर्तमान गठबंधन का एक प्रमुख घटक है। तो क्या इस मामले से गठबंधन की एकता पर भी असर पड़ सकता है? संभावित रूप से हाँ, गठबंधन साझेदारों के बीच तालमेल बनाए रखना एक चुनौती हो सकता है। हालांकि अभी तक गठबंधन साझेदारों ने सम्राट चौधरी का खुलकर साथ दिया है। ये तो राजनीतिक कूटनीति का दिलचस्प मामला बन गया है। इस पूरे मामले में मीडिया और सार्वजनिक प्रतिक्रिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न मीडिया हाउसेज ने इस मामले को अलग-अलग तरीके से कवर किया है। आम जनता की क्या प्रतिक्रिया है इस मामले पर? जनता की प्रतिक्रिया मिश्रित है। एक वर्ग इसे राजनीतिक साजिश मानता है तो दूसरा वर्ग पारदर्शी जांच की मांग करता है। सोशल मीडिया पर भी इस मामले की काफी चर्चा हो रही है।
तो कुल मिलाकर यह मामला भी और चलेगा लगता है। निधि, अब हम इस पूरे मामले के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अब तक की न्यायिक कार्रवाई का सारांश समझते हैं। हाँ राकेश, मैं जानना चाहती हूँ कि अदालतों ने इस मामले में अब तक क्या भूमिका निभाई है। इस मामले में न्यायपालिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। सन 1996 में निचली अदालत में उन्हें नाबालिग मानते हुए जमानत दी थी, लेकिन सन 2003 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया था? सर्वोच्च न्यायालय ने परबत्ता विधानसभा सीट का उनका चुनाव इस आधार पर रद्द कर दिया था कि आयु साबित करने के लिए पेश किए गए दस्तावेज विश्वसनीय नहीं हैं। यह फैसला भारतीय चुनावी इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। वर्तमान में इस मामले की कई कानूनी और न्यायिक परतें हैं। 1995 का हत्याकांड मामला अभी भी विभिन्न न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजर रहा है। क्या इस मामले में कोई नई कानूनी कार्रवाई होने की संभावना है? जन स्वराज पार्टी द्वारा नए सिरे से जांच की मांग के बाद संभव है कि इस मामले में कुछ नई कानूनी प्रक्रियाएं शुरू हों। हालांकि अभी तक कोई नया आधिकारिक केस दर्ज नहीं हुआ है। तो क्या न्यायिक प्रक्रिया अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है? इस पूरे मामले से आम जनता के लिए कई महत्वपूर्ण सबक हैं। पहला और सबसे बड़ा सबक ये है कि हमें अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में जागरूक रहना चाहिए। आपकी राय में आम नागरिकों को क्या सीख लेनी चाहिए? 3 प्रमुख सबक हैं। पहला, चुनाव से पहले उम्मीदवारों के बारे में पूरी जानकारी जुटाएं। दूसरा, हलफनामों और दस्तावेजों की सत्यता की जांच करें। और तीसरा, नैतिक मानदंडों पर खरे उतरने वाले उम्मीदवारों को ही वोट दें। ये सच है कि जागरूक मतदाता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इस मामले से प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हमें दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सिस्टम विकसित करने की जरूरत है। प्रशासनिक स्तर पर क्या सुधार किए जा सकते हैं? 3 प्रमुख सुधार हो सकते हैं। पहला, डिजिटल और बायोमेट्रिक सत्यापन व्यवस्था। दूसरा, विभिन्न डेटाबेस का आपस में लिंकेज। तीसरा, झूठे हलफनामे देने पर कड़ी सजा का प्रावधान। निधि, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। आरोपित पक्ष के जवाब का अधिकार, यानी राइट टू रिप्लाई, ये किसी भी निष्पक्ष चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आप सही कह रहे हैं। सम्राट चौधरी ने इस मामले में अपना पक्ष कैसे रखा है? सम्राट चौधरी ने सार्वजनिक रूप से इन सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि यह राजनीतिक विरोधियों का षड्यंत्र है और अदालत ने पहले ही इन मामलों में उन्हें बरी कर दिया था। क्या इनकी इस दलील में कोई सच्चाई हो सकती है? हर आरोपित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। यह न्यायिक प्रक्रिया का मूलभूत सिद्धांत है। अंतिम निर्णय तो न्यायपालिका के हाथ में ही है। इसीलिए मुझे लगता है कि इसकी जांच ठीक से होनी चाहिए। इस पूरे मामले का कानून के शासन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब उच्च पदों पर बैठे लोगों पर गंभीर आरोप लगते हैं तो आम जनता का न्याय व्यवस्था में विश्वास डगमगाने लगता है। क्या इससे कानून के शासन को वास्तव में खतरा हो सकता है? कानून का शासन तभी मजबूत होता है जब सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी पद पर हों, कानून के समक्ष समान हों। कोई भी ऐसा मामला जो इस सिद्धांत पर सवाल उठाए, वो पूरी व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाता है। तो क्या ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है? इस मामले का सबसे गहरा प्रभाव आम जनता के विश्वास पर पड़ता है। जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे नैतिक मानदंडों के उच्च स्तर पर खरे उतरें। क्या ऐसे मामले आम लोगों का राजनीति और नेताओं से विश्वास उठा देते हैं? दुर्भाग्य से हाँ। जब आम आदमी को लगता है कि उसके वोट से चुने गए प्रतिनिधि ईमानदार नहीं हैं, तो उसका लोकतंत्र में विश्वास कमजोर होता है। ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये बहुत दुखद बात है कि ऐसे मामले लोकतंत्र की नींव को कमजोर करते हैं। निधि, इस पूरे विश्लेषण के बाद हम कुछ अंतिम निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं। हालांकि ये मामला चिंताजनक है, लेकिन इसमें आशा की किरणें भी हैं। आशा की किरणें? आप कैसे कह सकते हैं? पहली आशा, इस मामले ने जन जागरूकता बढ़ाई है। दूसरी आशा, मीडिया ने इसे उचित स्थान दिया है। तीसरी आशा, न्यायपालिका ने अपनी भूमिका निभाई है। और सबसे बड़ी आशा, आम जनता अब जागरूक हो रही है। तो कुल मिलाके आपको लगता है कि भविष्य बेहतर हो सकता है? बिल्कुल। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी आत्म सुधार की क्षमता है। ऐसे मामले हमें सिखाते हैं कि हमें व्यवस्था को और मजबूत बनाने की जरूरत है। आम जनता की जागरूकता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी रक्षा है।
धन्यवाद राकेश, इस गहन विश्लेषण के लिए। मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शक भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे।